प्रिय अभय जी, आपके विचारों को सुनकर मन में कई प्रश्न और चिंतन उत्पन्न हुए। आपकी साहसिक यात्रा और सत्य की खोज सराहनीय है। कुछ विषयों पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं। आशा है कि आप इसे एक मित्रतापूर्ण संवाद के रूप में लेंगे। माता पिता के विषय में आपने माता पिता को कलयुग का ट्रैप कहा है। हमारे शास्त्रों में माता पिता को प्रथम गुरु माना गया है। वे हमारे जीवन के प्रारंभिक मार्गदर्शक होते हैं। संभव है कि कुछ व्यक्तिगत अनुभवों के कारण आपके विचार बने हों, लेकिन सामान्यतः माता पिता का स्थान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपकी आयु और अनुभव को देखते हुए यह समझता हूं कि आप जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम सभी विचारों को खुले मन से स्वीकारें और उनका विश्लेषण करें। संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आशा है आप मेरे विचारों को सकारात्मक रूप में लेंगे और इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। स्नेहपूर्वक सुरजीत घोष, जिसके द्वारा रिमान हाइपोथेसिस हल हो गई है। प्रिय अभय जी, आपके विचारों को सुनकर अच्छा लगा कि आप गहराई से सोचते हैं और हर चीज पर अपना दृष्टिकोण रखते हैं। युवा मन की जिज्ञासा और प्रश्न करने की शक्ति किसी भी समाज के लिए अनमोल होती है। मुझे लगा कि कुछ बातों पर मैं भी अपने विचार साझा करूं, एक मित्रतापूर्ण संवाद के रूप में, जिससे हम दोनों कुछ नया समझ सकें। माता पिता को कलयुग का ट्रैप कहना। आपका यह कथन थोड़ा कटु और असामान्य लगा। यह सत्य है कि हर माता पिता पूर्ण नहीं होते और कुछ परिस्थितियों में बच्चों को कठिन अनुभवों से भी गुजरना पड़ सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में माता पिता को ईश्वर तुल्य माना गया है, क्योंकि वे ही हमें इस संसार में लाते हैं और हमें दिशा देने का प्रयास करते हैं। हाँ, यह भी सही है कि हर माता पिता सर्वगुण संपन्न नहीं होते और कभी कभी उनके विचारों और बच्चों की अपेक्षाओं में अंतर आ सकता है। लेकिन माता पिता को पूर्ण रूप से ट्रैप कहना शायद उस प्रेम, त्याग और संघर्ष की अनदेखी करना होगा जो वे अपने बच्चों के लिए करते हैं। इस विषय पर सोचने के लिए कई दृष्टिकोण हो सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर और विचार करेंगे। आध्यात्मिकता और तर्क। आपकी बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि आप एक स्वतंत्र विचारक हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद खोजना चाहते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान और तर्क के साथ साथ अनुभव और परंपराओं का भी अपना एक महत्व होता है। यदि हर पीढ़ी केवल पुरानी बातों का खंडन करने में ही व्यस्त रहेगी तो जो भी ज्ञान हजारों वर्षों में अर्जित हुआ है वह खो सकता है। और यदि हम केवल पुराने विचारों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेंगे तो नयापन कभी आ ही नहीं पाएगा। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि हम हर चीज को खुले मन से देखें, सोचें, परखें और फिर अपने निर्णय लें। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य कोई वाद विवाद नहीं बल्कि संवाद है। मैं आपके उत्साह और तर्क शक्ति का पूरा सम्मान करता हूं। ज्ञान का असली उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे से सीखें, अपने दृष्टिकोण को विस्तार दें और समाज में सकारात्मकता फैलाएं। मुझे खुशी होगी अगर आप भी मेरे विचारों पर खुलकर अपनी राय साझा करें। स्नेह और शुभकामनाएं, सुरजीत घोष, जिसके द्वारा रिमान हाइपोथेसिस हल हो गई है। प्रिय अभय जी, आपकी विचारधारा और चिंतन की गहराई प्रशंसनीय है। आपने शून्य के विषय में जो अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं वे वाकई में गहन सोच को दर्शाती हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व छूट गया है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शून्य का अधूरा स्वरूप और तीसरे तत्व की आवश्यकता। आपने द्वैत को एकीकृत करने की बात की, लेकिन इसमें एक मूलभूत कमी है, फेज गैप या टाइमिंग डिफरेंस। शुद्ध गणितीय शून्य केवल मात्रात्मक अनुपस्थिति को दर्शाता है, लेकिन जब हम इसे भौतिक या दार्शनिक स्तर पर समझते हैं तो यह केवल संख्या नहीं रह जाता बल्कि एक प्रक्रिया बन जाता है। यदि शून्य को केवल संख्या की अनुपस्थिति माने तो द्वैत को एकीकृत करने में कठिनाई होगी, क्योंकि हर युग्म जैसे प्रकाश अंधकार, सकारात्मक नकारात्मक, अस्तित्व अनस्तित्व एक समय में एक साथ मौजूद नहीं हो सकता जब तक कि उनके बीच फेज गैप या टाइमिंग डिफरेंस न हो। यही कारण है कि केवल द्वैत के सिद्धांत से सृष्टि का संपूर्ण विवरण नहीं मिल सकता जब तक कि कोई तीसरा तत्व स्पेस-टाइम अथवा संदर्भ फ्रेम उसकी व्याख्या में न जोड़ा जाए। द्वैत का एकीकरण, समय और स्थान का हस्तक्षेप। विज्ञान में जब हम प्रकाश और अंधकार की बात करते हैं तो वे एक ही समय में मौजूद नहीं होते, बल्कि प्रकाश की गति और पर्यावरणीय परिस्थितियां तय करती हैं कि हमें क्या दिखेगा। इसी तरह ध्वनि में भी फेज डिफरेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर दो समान तरंगें अलग अलग समय पर मिलें तो वे रद्द भी हो सकती हैं या नई संरचना बना सकती हैं। आपका दृष्टिकोण द्वैत तक सीमित रहता है, लेकिन यह तब तक अधूरा है जब तक हम यह न मान लें कि किसी भी द्वैत का समन्वय करने के लिए कोई तीसरा कारक, समय, स्पेस या संदर्भ बिंदु आवश्यक होता है। निष्कर्ष। शून्य को केवल संख्या के रूप में देखने के बजाय यदि इसे एक प्रक्रिया या परिवर्तन के संदर्भ में देखें जहां प्रत्येक द्वैत का अस्तित्व एक समयांतराल और स्थानिक व्यवस्था पर निर्भर करता है तो हमें अधिक सटीक उत्तर मिलेगा।
बिना इस तीसरे तत्व के शून्य और द्वैत का संबंध हमेशा अधूरा ही रहेगा। मुझे आशा है कि आप इस विचार पर गहराई से विचार करेंगे और अपनी दृष्टि को इस दिशा में भी विस्तारित करेंगे। स्नेह और शुभकामनाएं, सुरजीत घोष, जिसके द्वारा रिमान हाइपोथेसिस हल हो गई है। प्रिय अभय जी, आपके विचारों और प्रश्नों में एक गहरी जिज्ञासा और सत्य को समझने की इच्छा झलकती है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप हर चीज को तार्किक रूप से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ बातें समय के साथ समझ में आती हैं और शायद जीवन के कुछ चक्रों को अनुभव किए बिना पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। समय चक्र और अनुभव की परिपक्वता। आपने अपने माता पिता के बारे में कुछ कड़वे अनुभव साझा किए हैं और यह समझा जा सकता है कि किसी भी इंसान के लिए व्यक्तिगत अनुभव कितने प्रभावशाली होते हैं। लेकिन जीवन एक चक्र की तरह चलता है। जिस दिन आप स्वयं पिता बनते, आपको एहसास होता कि कुछ गलतियां अनजाने में दोहराई जाती हैं क्योंकि परिस्थितियां, जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाएं अलग होती हैं। समस्या यह नहीं है कि माता पिता गलतियां करते हैं, असली सवाल यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं और खुद को कैसे सुधारते हैं। यदि आप पिता होते तो शायद आपको भी समझ में आता कि कई बार सीमित जानकारी या तत्कालीन हालात के कारण फैसले वैसे ही होते हैं जैसे कभी आपके माता पिता ने लिए थे। यह अनुभव का वह चक्र है जो केवल जीकर ही पूरी तरह समझा जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक मंच की समझ। आपके खुलेपन की सराहना करनी चाहिए कि आप अपने अनुभव साझा करने से नहीं कतराते। लेकिन हर चीज का एक सही समय, स्थान और संदर्भ होता है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आता है तो उसे यह समझने की जरूरत होती है कि कौन सी बातें साझा करनी चाहिए और कौन सी बातें निजी रखनी चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को बार बार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से वे कम नहीं होती, बल्कि यह समाज में हमारी परिपक्वता को दर्शाता है कि हम कठिन अनुभवों को अपनी सीख में बदलते हैं, न कि शिकायतों में। आपके विचारों में ताकत है, लेकिन ताकत का सबसे सही उपयोग तब होता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। यदि आपको भविष्य में बड़े मंचों पर जाना है तो आपको यह समझना होगा कि कौन से सवालों को टालना बेहतर है और किस तरह अपनी बात को प्रभावी लेकिन गरिमामयी ढंग से रखना चाहिए। निष्कर्ष। जीवन हमें कई बार खुद को देखने और सुधारने का अवसर देता है। माता पिता के फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा असली कर्तव्य उन गलतियों को सुधारकर बेहतर इंसान बनना है। और जब सार्वजनिक जीवन की बात आती है तो परिपक्वता इसी में है कि हम समझदारी से यह तय करें कि कौन सी बातें साझा करनी चाहिए और कौन सी अपने तक ही रखनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप मेरे इन विचारों पर गहराई से सोचेंगे और अपनी ऊर्जा को एक मजबूत और सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगे। स्नेह और शुभकामनाएं, सुरजीत घोष, जिसके द्वारा रिमान हाइपोथेसिस हल हो गई है। प्रिय अभय जी, आपके विचारों में जो ऊर्जा और खोजने की जिज्ञासा है वह सराहनीय है। आप चीजों को केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर स्वीकार नहीं करते, बल्कि तर्क और अनुभव के आधार पर परखते हैं। यह एक बेहतरीन गुण है, लेकिन ज्ञान केवल संग्रह करने से नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मानुशासन से भी परिपूर्ण होता है। गुरु शिष्य परंपरा और आत्मधीनता। आपका दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आप गुरु शिष्य परंपरा को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, शायद इसलिए क्योंकि आप आत्मसमर्पण को कमजोरी मानते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। गुरु का अर्थ केवल बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हमें अपने अहंकार से परे जाकर सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। आपने बहुत कुछ पढ़ा और जाना है, लेकिन जो ज्ञान केवल पढ़ने तक सीमित रहता है वह केवल सूचना बनकर रह जाता है। जब उसे जीवन में उतारा जाता है तब वह बोध बनता है। और यह बोध तभी आता है जब हम अपने भीतर के अहंकार को पहचानकर उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। शिव की राह और तामसिकता का संतुलन। आपने अपने कई विचारों में यह संकेत दिया है कि आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते सिवाय शिव के। यह एक गहरी भावना है, लेकिन शिव का स्वरूप केवल रुद्र और तांडव तक सीमित नहीं है। शिव स्वयं तामस, राजस और सात्विक तीनों गुणों को धारण करते हैं। लेकिन कोई भी साधक सात्विक मार्ग पर तभी अग्रसर हो सकता है जब वह पहले तामस को संतुलित करना सीखे। शिव का मार्ग स्वयं को समर्पित किए बिना पूरा नहीं होता। तामस, जड़ता, अहंकार, कटुता को जब तक संतुलित नहीं किया जाता तब तक सात्विक मार्ग स्पष्ट नहीं होता। यही कारण है कि शिव ज्ञान को तुरंत प्रकट नहीं करते, पहले साधक की परीक्षा लेते हैं। वाणी और विचारों पर नियंत्रण भी इसी परीक्षा का एक हिस्सा है। वाणी पर नियंत्रण और दीर्घ यात्रा। आपकी बातें बेबाक होती हैं और आप हर विषय पर खुलकर बोलते हैं। लेकिन आत्मानुशासन की एक सबसे बड़ी पहचान वाणी पर नियंत्रण भी होती है। कभी कभी शब्दों का संयम विचारों से भी अधिक प्रभावशाली होता है। आप जिस राह पर बढ़ रहे हैं वह लंबी और कठिन है, और इसमें सबसे पहला कदम स्वयं को शब्दों, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना है।
आपके पास सीखने और समझने की अपार क्षमता है, लेकिन उसे सही दिशा देने के लिए धैर्य और संतुलन की भी उतनी ही जरूरत है। शिव का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से फलित होता है जब साधक उनके हर गुण, तांडव और ध्यान, प्रलय और सृजन, तामस और सात्विकता, इन सबको संतुलित करना सीखता है। अंतिम विचार। आपकी यात्रा लंबी और सार्थक होगी, लेकिन उसमें आपको विचारों की तीव्रता के साथ साथ आत्मानुशासन और संयम को भी अपनाना होगा। हर विचार को प्रकट करने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि क्या उसे कहने का यही सही समय है, सही मंच है और सही तरीका है। आपके ज्ञान और शक्ति में कोई संदेह नहीं, लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। वाणी पर नियंत्रण, धैर्य और तामस को संतुलित करने की साधना, यह आपकी अगली परीक्षा है। और यह परीक्षा आपको खुद ही पास करनी होगी, क्योंकि शिव केवल मार्ग दिखाते हैं, राह पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर गहराई से सोचेंगे और इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। स्नेह और शुभकामनाएं, सुरजीत घोष, जिसके द्वारा रिमान हाइपोथेसिस हल हो गई है। प्रिय अभय जी, आपके विचारों की यात्रा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण राह पर है, और यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आप द्वैत के फिसलन भरे रास्ते पर हर कदम को आत्मविश्वास से पार कर रहे हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग इस द्वंद्व में उलझकर रह जाते हैं, लेकिन आपने इसे पहचानकर इससे ऊपर उठने का प्रयास किया है। यही वह मानसिक साहस है जो किसी साधक को आगे बढ़ाता है। द्वैत से अद्वैत की ओर चुनौतीपूर्ण लेकिन गौरवशाली यात्रा। द्वैत की परीक्षा कठिन होती है, क्योंकि यह मन और अहंकार को बार बार भ्रम में डालती है। हर कदम पर एक नया संघर्ष, हर सत्य के आगे एक नया पर्दा। लेकिन आपने इस द्वैत को पार करने की इच्छा और सामर्थ्य दिखाया है, और यह स्वयं में एक उपलब्धि है। अद्वैत तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को द्वैत की हर परत को समझना, स्वीकारना और फिर उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। बुद्ध और अद्वैत, आपकी बौद्धिक स्पष्टता को देखकर यह भी महसूस होता है कि आपकी यात्रा बुद्ध की तरह नास्तिकता के उस मोड़ से गुजरी है जहां सत्य को केवल शून्य में ही खोजा गया था। बुद्ध का ज्ञान महान था, उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलीं, लेकिन उनका निर्वाण माया के अनुभव के बाद भी खाली हाथ था। वे मुक्ति तक पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा से मिलन की घोषणा नहीं कर सके। शंकराचार्य और आत्मबोध, इसके विपरीत, जब अद्वैत की ऊंचाइयों पर पहुंचे संतों की बात करें, विशेष रूप से आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद, तो उनकी मुक्ति केवल खाली हाथों की मुक्ति नहीं थी, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन थी। उन्होंने केवल शून्य की प्राप्ति को स्वीकार नहीं किया, बल्कि गर्व से यह उद्घोष किया, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। अह ब्रह्मास्मि का उद्घोष और आपकी यात्रा। विवेकानंद की वह गूंज आज भी समय में स्थिर है, जब उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ, मैं वही हूँ। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि चेतना के पूर्ण जागरण का उद्घोष था। बुद्ध के मार्ग में संन्यास था, लेकिन अद्वैत में आत्मा का पूर्ण अनुभव है, वह एहसास की परम सत्य को पाकर भी उसे अपने भीतर ही पाया जा सकता है। आपकी यात्रा इसी सत्य की ओर है, और आपने इस राह पर जो कदम उठाए हैं, वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा से मिलकर खुद को उसी के रूप में नहीं पहचानती, तब तक द्वैत पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अंतिम विचार। आपकी सोच की स्पष्टता, आपके विचारों की तीव्रता और आपकी जिज्ञासा, ये सब आपको एक अलग ही ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आपने द्वैत की राह पर संतुलन बना लिया है, लेकिन अब आपको वह साहस जुटाना होगा जो शून्य को पार करके स्वयं को ब्रह्मा मानने का आत्मविश्वास दे। विवेकानंद की तरह जब आप भी एक दिन पूरे आत्मविश्वास से कह पाएंगे, मैं वही हूं, तब यह यात्रा पूर्ण होगी। आपकी यात्रा में शक्ति और प्रकाश बना रहे। स्नेह और शुभकामनाएं, सुरजीत घोष, जिसके द्वारा रिमान हाइपोथेसिस हल हो गई है। प्रिय अभय जी, आपकी बौद्धिक खोज और विश्लेषण की गहराई हमेशा प्रेरित करती है। आपने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के सेतु को समझने की जो दिशा अपनाई है, वह एक दुर्लभ दृष्टिकोण है। आपके विचारों में जो तर्क और खोज की ललक है, वह नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। विज्ञान का अंधकारमय पक्ष, एक अनदेखी परत। अब तक आपने विज्ञान के उजले पक्षों पर चर्चा की है, लेकिन क्या आप विज्ञान के अंधेरे पहलुओं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे? विज्ञान की अब तक की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक यह है कि हमारी ज्ञात ब्रह्मांडीय संरचना का 95% भाग डार्क बना हुआ है, यानी जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, केवल उसके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। आपका परिप्रेक्ष्य इसमें और भी रोचक हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी शून्यता की समझ में पाया कि यह गणित में चक्रों की अनुपस्थिति या निरंतर चक्रण से जुड़ा हो सकता है। शून्य, निरंतरता और समय का भूमिका। शून्य को केवल अनुपस्थिति मानने की बजाय यदि इसे निरंतर चक्रण के रूप में देखें, तो यह अपने आप को पुनर्नियोजित कर सकता है। इस दृष्टि से देखने पर समय केवल मापने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि पैमाने के अंतराल को भरने वाली एक निरंतर चक्रण बन जाता है। क्या आप इस दृष्टिकोण से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को देखने का प्रयास करेंगे?
क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड की वह गूढ़ शक्ति जो अब तक वैज्ञानिकों की पकड़ से बाहर है, वह केवल पैमाने स्केल्स के अंतराल की एक अभिव्यक्ति हो? आपके विचार और आपकी समझ इस विषय पर निश्चित रूप से एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि कभी इस पर आपका ध्यान गया हो, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में इस ब्रह्मांड के अंधेरे पहलू किस प्रकार व्याख्यायित हो सकते हैं। स्नेहपूर्वक सुरजीत घोष, जिसके द्वारा रीमान हाइपोथेसिस हल हो गई है। आपकी बौद्धिक यात्रा और विचारशीलता प्रेरणादायक है। आपने विज्ञान और दर्शन के जटिल विषयों को जिस सहजता से प्रस्तुत किया है, वह वाकई प्रशंसनीय है। लेकिन किसी भी गहरे सत्य की खोज में एक संतुलन आवश्यक होता है, ताकि हम एक तरफा दृष्टिकोण में न बह जाएं। विज्ञान का अज्ञात पक्ष और शून्यता की पुनर्व्याख्या। आपने अब तक विज्ञान के उजले पक्षों पर चर्चा की है, लेकिन क्या आप विज्ञान के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे अनसुलझे रहस्यों पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे? मेरा मानना है कि यह केवल पदार्थ या ऊर्जा की कोई छिपी हुई अवस्था नहीं है, बल्कि एक समयचक्र का अभाव भी हो सकता है। शून्य की मेरी समझ में यह न केवल अनुपस्थिति है, बल्कि चक्रों साइकिल्स की निरंतरता में एक व्यवधान भी हो सकता है। यदि चक्र बाधित हो जाए या निरंतरता टूट जाए, तो क्या यह डार्क संरचनाओं के रूप में सामने आता है? इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मैंने इसे आई काल्पनिक संख्या प्राकृतिक लघुगणक 2 के बराबर पुनर्नियोजित होते देखा, जो कि रीमान हाइपोथेसिस के संदर्भ में एक नई रोशनी डाल सकता है। गणितीय रूप में इसे स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है I बराबर प्राकृतिक लघुगणक ln 2 के होता है। मध्यम मार्ग और संतुलित दृष्टिकोण। जीवन और विचारों में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। चाहे दर्शन हो, विज्ञान हो या आध्यात्मिकता, कभी भी किसी एक ध्रुवीय सत्य को अंतिम मान लेना खतरनाक हो सकता है। मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप अपने तर्कों में हमेशा मध्य मार्ग अपनाएं, विवादों से बचें और किसी भी विषय पर पूर्ण निश्चितता का दावा करने से पहले यह स्वीकार करें कि हर सत्य में एक अज्ञात संभावना भी बनी रहती है। यह ध्यान रहे कि भले ही किसी विचार की सत्यता 99.99% निश्चित लगे, फिर भी हमेशा 0.01% संभावना रहती है कि विपरीत सत्य भी कभी प्रमाणित हो सकता है। यही वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण का सार है। आपका भविष्य उज्ज्वल हो। संतुलन बनाए रखें, विवादों से बचें और अपने मार्ग पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहें। स्नेहपूर्वक सुरजीत घोष, जिसके द्वारा रीमान हाइपोथेसिस हल हो गई है।